ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, आपकी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबकी मनोकामना पूरी करना प्रभु। आदि कैलाश और ओम पर्वत के घर बैठे दर्शन कीजिए। सूर्य नारायण देव की कृपा से हमें बिना बादलों का खुला मौसम मिला और सूर्य देव की चकाचौंध रोशनी में हमें ओम पर्वत के बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दर्शन के लिए जो भी भक्तगण यहाँ आएंगे उनको इसी तरह से दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। यह धारचूला मार्केट है जिसमें बराबर नदी के किनारे, काली नदी के किनारे ये KMVN मतलब कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये मानस रिसोर्ट आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया लोकेशन के ऊपर ये इन्होंने रिसोर्ट बनाया है और बेसिक सारी सुविधाएं है। मेरे ख्याल से 2500-3000 रुपये में रूम तभी हमें मिला था। कम से कम 2 दिन का समय लेके आइएगा तो ये आपके जगह के वाइब्रेशन आपको अच्छे से महसूस होंगे। बहुत ही सुकूनदायक ये स्टे है और एक बाजू काली नदी है, उसके दोनों बाजू, एक बाजू इंडिया है। सामने की साइड पे ये जो भी मकान दिख रहे हैं आपको, ये सारे नेपाल के हैं मकान। और ये जो है देखो कितना खूबसूरत रिसोर्ट है और बहुत ही बेहतरीन जगह पे उनका लोकेशन आया हुआ है। ये हमारा रूम है, आप देखिए कि ये कितना अच्छा क्लियर कट साफ सुथरा रूम रखा हुआ है। ये लोगों ने गवर्नमेंट की पास इतनी अपेक्षा रखनी मतलब। और ये रूम की बालकनी में से सामने पूरा काली नदी का दर्शन होता है और सामने पूरे नेपाल का, इंडिया की तरफ का जो गांव है उसको धारचूला बोलते हैं और नेपाल की तरफ के गांव को दारचूला बोलते हैं। और देखिए काली नदी का बहाव कितना है, पानी का फोर्स आपका मन मोह लेगा। और ये नीचे नदी के किनारे के पास खड़े रह के मैं देखता हूँ तो ये सामने देखो पूरे मकान जो है वो नेपाल के हैं और बीच में काली नदी है और पानी का बहाव देखिए कितना फोर्स है पानी का और पानी का आवाज़ भी इतना दूर दूर तक सुनाई देता है। और ये नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये KMVN का जो गेस्ट हाउस है मानस रिसोर्ट, और वो बहुत ही लुभावना दिखता है। और ये पूरा जो दारचूला गांव है वो पूरा अच्छे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ों से घिरा हुआ है और उनके बीच में उनका लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत माहौल है। और कम से कम 2 दिन का समय लेके आप आइए यहाँ से ही उसकी ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है तो इतना तो समय आपको लेके आना चाहिए। काली नदी हमारे ओम पर्वत तक 70 किलोमीटर तक हमारे साथ में ही चलने वाली है अभी आगे हमारी जर्नी में। और बने रहिएगा वीडियो में, आपको पूरे रास्ते के दर्शन करवाऊंगा। रास्ते की कंडीशन कैसी है और कैसे बीच बीच में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है और कितनी आसानी से आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए जा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। KMVN का जो ये रिसोर्ट है उसके रूम की बुकिंग ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के द्वारा
की जाती है। आप उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना रूम बुक करवा लीजिएगा एडवांस में, ताकि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। यहाँ ज़्यादा होटलों की ऑप्शन नहीं है, गिने चुने ऑप्शंस है होटल के। बेस्ट तो यही रहेगा कि आप यहीं स्टे कीजिए। देखिए, आज 12 मई 2024 को हमने आदि कैलाश और ओम पर्वत की हमारी यात्रा का प्रारंभ किया है। तकरीबन सुबह मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे हमने चालू किया है हमारी गाड़ी। यहाँ से यहीं से लोकल हमने एक स्कॉर्पियो भाड़े पे ले ली थी 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए। और हम यहाँ से अभी आगे पूरे रास्ते का सफ़र आपको दिखाने वाले हैं। कैसे रास्ते हैं। 70 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए हमें अंदाज से मेरे ख्याल से 5 घंटे लग गए थे। उसमें बीच में दो बार हमें बड़ा लंबा होल्ड लेना पड़ा। एक बार हमारा गाड़ी का पंक्चर हो गया और एक बार हमें कहीं लैंडस्लाइड का मलबा क्लियर करने के लिए रुका के रखा गया, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तक। तो इसलिए हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लगा वैसे तो, लेकिन 4 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। अगर आपको सब कुछ क्लियर मिला तो 3.5 घंटे में भी आप पहुंच जाओगे नाभिडांग गांव के पास। नाभिडांग गांव जो है वो ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो लोकेशन है वो दोनों ओम पर्वत जो है वो राइट साइड पे आया हुआ है नेपाल की तरफ, और आदि कैलाश का जो माउंटेन है वो लेफ्ट साइड पे आया हुआ है। तो एक रास्ते पे एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ से अगर आपको ओम पर्वत जाना है तो राइट साइड पे जाना है, अगर आदि कैलाश का पर्वत पे जाना है तो लेफ्ट साइड पे जाना है। बीच में वहीं गुंजी करके गांव है, और वो गुंजी गांव से ये 2 रास्ते पड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में। तो हमें पहले हमने डिसाइड किया कि हम आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं, और ओम पर्वत वापस आने पे लौटने पे हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाएंगे। तो गुंजी में भी काफ़ी आपको होम स्टे वगैरह और मिल जाएंगे, लेकिन गुंजी से 5 किलोमीटर आगे नाभिडांग करके गांव है जो आजकल अभी बहुत ही चर्चा में है, और बहुत ही डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है, और अनगिनत होम स्टे लोगों ने वहाँ बना दिए हैं, और सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है आपको वहाँ सारे होम स्टे में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नाभिडांग गांव में ही रहिए, और वहाँ एक रात रुक के फिर दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह आप आदि कैलाश के दर्शन के लिए आगे बढ़े, ऐसा मैं सुझाव करता हूँ आपको। और ये पूरा जो रास्ता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में है। गवर्नमेंट की जो ये एजेंसी है ये रास्ते की देखभाल कर रही है, और मोटा मोटा मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर में से 35-40 किलोमीटर रास्ता तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बना दिया है, एकदम कारपेट रोड बना दिया है। जो बाकी का काम धीमे धीमे चालू है, हो सके तो मेरे ख्याल से होपफुली 1 आध साल में ये पूरा रास्ता अगर बन के तैयार हो गया तो ये सफ़र और भी आसान और सुविधादेह हो जाएगा। बीच बीच में अगर आपको कोई अगर कठिनाइयों की बात करें तो ये जो देखो ये ऊपर से जो लैंडस्लाइड होती है ना, वो उसका कोई इलाज नहीं है। इतने लंबे रास्ते में अगर हम लैंडस्लाइड को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। तो जहाँ जहाँ ऊपर से इस तरह से पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरता है, तो उसको क्लियर करने के लिए ये गवर्नमेंट की एजेंसियाँ जो है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, वो वहाँ तैनात ही रहते हैं। उनकी जेसीबी वगैरह जो है वो मशीन होता है, पोकलैन मशीन, तो वो पोकलैन मशीन के द्वारा जैसे जैसे जब ऐसे रास्ते में रुकावट आ जाती है मलबे की वजह से, ऊपर से जो लैंडस्लाइड होती है उसकी वजह से, तो तुरंत उनका मशीन आ जाता है और वो रास्ते को क्लियर करने का काम चालू कर देते हैं।
तो अगर समझो कहीं ऐसा मलबा गिर गया है कि कोई भी गाड़ी का आवन जावन शक्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग दोनों बाजू का ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा दूर से रोक देते हैं, और जब तक उनका मलबा क्लियर नहीं होता है तब तक आपको वहीं जहां आपको रोक दिया गया है वहीं समय बिताना होता है। लोग गाड़ी में से उतर के फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और जो भी कुछ अपने साथ में खाना पीना लाए होते हैं वो खाना पीना खा के अपना समय पसार करते हैं। और उसके बाद में जैसे ही रास्ता आपको क्लियर होता है कि आप आगे बढ़ जाते हो, तो ये देखिए आप पूरे रास्ते की कंडीशन आपको पता चलेगी। मैंने बहुत ही कोशिश की है, 5 घंटे का रास्ता जो है वो आपको 1 घंटे के वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा मैं जितना भी मेरे से बन पड़ा उतना मैंने वीडियोग्राफी की है सारे रास्ते को कवर करने के लिए, ताकि आप सबको उसके कंडीशन का पता चले कि भाई आप किस प्रकार के रास्ते के ऊपर से गुजर के आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के पवित्र दर्शन के लिए जा सकते हो। तो बीच बीच में ऐसे देखो गवर्नमेंट ने अच्छे पुल बनाए हैं, वो अभी एक नया पुल भी बना है जो आगे रास्ते में आएगा, बने रहिएगा आपको पता चलेगा। बहुत ही वाइड और बड़ा पुल बनाया है, जिसकी वजह से आप आसानी से दूसरी ओर आगे बढ़ सकते हो। और ये वीडियो की स्पीड मैंने दुगनी रखी हुई है ताकि समय का बचाव हो, वीडियो थोड़ा सा छोटा हो। इससे संभव नहीं है, इससे ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो आपको ठीक से रास्ते दिखेंगे नहीं। तो ये 2x स्पीड पे वीडियो चल रहा है। आप जो भी वीडियो शुरुआत से अंत तक देखोगे तो इतनी स्पीड से मैंने ये कवर करने की और आपको दिखाने की कोशिश की है कि आप किस प्रकार के रास्ते से आपको कैसे रास्ते मिलने वाले हैं, और उसमें कैसे क्या क्या जोन ऐसे है जो जिसमें हम पहाड़ों के नीचे से ये लोगों ने पहाड़ काट के बीआरओ ने रोड बनाया है ये। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें पहाड़ों के नीचे से गुजरना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि कहीं ये पहाड़ हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो कहीं आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। कहीं भी लैंडस्लाइड एरिया होता है वहाँ से तो तुरंत आगे बढ़ जाना है, क्योंकि पता नहीं है कब ऊपर से कुछ आ जाए आपके ऊपर और आपका कुछ नुकसान हो जाए या कोई किसी प्रकार की हानि हो जाए। तो आपको चलते ही रहना है। बीच बीच में छोटे छोटे स्पॉट आते हैं जहाँ आपको बहुत, वैसे तो ये रास्ते पे बहुत कम सुविधा है, ये रास्ते पे वैसे होटल वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, ढाबा वगैरह, लेकिन छोटा मोटा कोई ना कोई थोड़े डिस्टेंस पे अगर कोई ढाबा खुल, देखो ये बड़ा पुल है जो नया बनाया है अभी गवर्नमेंट ने, बीआरओ ने। तो ये देखो कितना खूबसूरत और मजबूत ब्रिज बना दिया है, और इससे स्पीड एकदम स्पीड से आप दूसरी तरफ निकल जाते हो। तो ये ढाबे की बात कर रहे थे हम कि बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है ये 3-4-5 घंटे के रास्ते के लिए। तो आप कुछ ना कुछ अपने साथ में, अगर आपने मंचिंग वगैरह कुछ लेके रखा हुआ है, खाना नाश्ता वगैरह कुछ लेके रखा हुआ है, तो वही खाते खाते ये पहाड़ों के दृश्य एंजॉय करते करते आप जाइए, और रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं बाथरूम वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए अगर रुकना है तो कहीं कोई ढाबे के पास, छोटे मोटे ढाबे के पास अगर आप रुक गए और थोड़ा बहुत आपने फ्रेशन अप हो लिया तो आपके लिए सुविधा होगी। और बने रहिएगा वीडियो में। ये पूरा सफ़र जो है वो हमारा, ये देखो इस तरह से जहाँ बॉटलनेक होता है तो वहाँ एक दूसरे के साथ में हमें संभल के अंडरस्टैंडिंग से चलना पड़ता है। अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो सामने वाला भी कोऑपरेट करेगा। हम अगर सामने आ गए हैं तो हमने हमारी गाड़ी रिवर्स ले ली और उनको जाने दिया, कभी सामने वाला रिवर्स ले लेता है और आपको जाने देता है। तो इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग से आपको ड्राइविंग करनी होती है। तो ये
पूरा रास्ता जो है ये इसी प्रकार का है। मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर तक ऐसा ही कच्चा रास्ता है, लेकिन उसके बाद में पूरा डामर का जो रोड जो है प्रॉपर बॉर्डर में धार पे रिफ्लेक्टर लगाया हुआ पूरा रास्ता है, और बीआरओ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसी विषम स्थिति में इस प्रकार का काम करना सराहनीय है। मतलब ये जहाँ ऊपर से कभी भी कुछ भी गिर सकता है। देखिए पूरा आप जोन देखेंगे ना, तो पूरा जोन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावना हमेशा लगी रहती है। तो यही है कि आप जल्द से जल्द आगे बढ़ते रहिए और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाइए। रास्ते का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, लुभावना है, और देखो कितने बड़े बड़े बोल्डर से ये ऐसा लग रहा है कि पत्थर कभी भी नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे में आप जरा भी फोटोग्राफी के लिए ना रुकिएगा। गाड़ी में बैठे बैठे जितने आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द हो सके उतना आप अपने आगे बढ़ जाइए और वीडियो में बने रहिए। मैं आपको वापस आगे आने वाली स्थिति के बारे में बताता रहूँगा। देखिए यहाँ से डामर का रोड चालू होता है और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों बाजू रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया है, बीच में भी पट्टे लगाए गए हैं। रात को जब भी शायद लेट शाम को अगर आप गाड़ी चला के वापस आते हो या जाते हो तो आपको रास्ते के दोनों धार के बारे में पता चलता है कि कहाँ रास्ता ख़त्म हो रहा है, कहाँ रास्ता दिख रहा है आपको, तो ताकि आप रास्ते से उतर ना जाओ। उसके लिए मोटा मोटा जहाँ जहाँ शक्य है संभव था तब वहाँ ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के डामर के अच्छे रास्ते बनाए हैं। कहीं कहीं टूट चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से और विषम वेदर की कंडीशन की वजह से, और बीच बीच में ऐसे ऐसे पैचेस आते रहते हैं जिसमें कच्चा रास्ता होता है। तो आपको संभल के चलना है। सबसे पहले तो आप अगर अपनी खुद की गाड़ी से आते हो तो या भाड़े की गाड़ी से आते हो, आपको वहाँ निकलने के पहले अपनी आँखों से आपके टायर के प्रेशर को चेक कर लेना है। ये मेरा मानना है, ये मेरा गणित है। मैं मेरा गणित किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहूँगा कि आपका जो टायर का प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, समझो 33 PSI की रिक्वायरमेंट है, तो आप 10% उसमें हवा कम भरिए ताकि टायर थोड़ा मुलायम रहे, कड़क ना रहे। रास्ते में बिछे हुए नुकीले पत्थर और कंकर पत्थर के ऊपर से अगर आपका टायर गुजरता है और अगर वो कड़क होता है तो उसको पंक्चर होने की या फटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो थोड़ा सा नरम होता है, उसमें 10% हवा का अभाव होता है, कम होता है, तो उसके कारण वो दब जाता है और उसके ऊपर से आगे बढ़ जाता है। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप 10% हवा कम भर के चलोगे तो वो रास्ता टायर नरम होगा, तो वो टायर फटेगा नहीं और वो जो नीचे से पत्थरों की मार जो है। दूसरा है कि आपको अपने खुद की गाड़ी का या तो भाड़े की गाड़ी जो भी है उसका टेपनी टायर का प्रेशर चेक करके अपनी आंखों से देख लेना है। टेपनी टायर में हवा बराबर भरी है कि नहीं, टेपनी टायर का कंडीशन अच्छा है कि नहीं। हमारा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और टेपनी टायर नसीब से अच्छा था, तो हमने उसको बदल के तुरंत आगे बढ़ गए, हमारा ज़्यादा समय बर्बाद ना हुआ। लेकिन काफ़ी गाड़ियों में ऐसा होता है कि स्टेपनी टायर भी है, हवा भी भरी हुई है उसमें, लेकिन उसको पंक्चर बनाने की टूल किट नहीं है, या तो मतलब जो जैक वगैरह होता है उसका पाना वगैरह होता है, उसके टूल वगैरह होते हैं, उसका अभाव होता है, वो या तो मिसिंग होते हैं, नहीं होते, तो हमें दूसरी गाड़ी के आने का राह देखना पड़ता है। और आपका अमूल्य समय जो है, एक तो आप सिटी की भागदौड़ से मुश्किल से समय निकाल के यहाँ आए हुए हो और आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेकार की नाहक की फालतू की चीज़ों में आपका समय नष्ट हो जाए और जहाँ ज़्यादा समय बिताना है वहाँ आपको समय बिताने का मौका ना मिले और ना फालतू की चीज़ों में आपका समय बर्बाद हो। तो ये सब चीज़ों का अगर आपने पहले से ध्यान रखा होगा
तो आपकी जर्नी अच्छी आसानी से गुजर जाएगी और आप अपने गंतव्य स्थान पे आराम से पहुंच जाओगे। दूसरा, मेजॉरिटी वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं, अगर समझो आपने भाड़े की गाड़ी ली है तो वो काफ़ी सालों से वहाँ उनको एक्सपीरियंस होता है, ट्रेंड होता है, तो उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि भाई कैसे किस प्रकार में किस स्पीड में गाड़ी चलानी है। तो मोटा मोटा तो वांधा नहीं आता है। लेकिन जो जो नए नए ड्राइवर है या तो कोई गर्म खून है जिनको बिना वजह से, बिना कारण से किसी को भी समय न दिया हो फिर भी उनको गाड़ी भगा के ही जाना है, उनको संयम रख के जाना ही नहीं है, कैसे भी करके जैसे ही उनको खाली रास्ता मिला बस भगाओ भगाओ भगाओ। तो वो भगाने के चक्कर में ये देखो कितने घुमावदार रोड है। ये 70 किलोमीटर पूरा रास्ता जो है वो घुमावदार है। घड़ी घड़ी हर थोड़े थोड़े अंतर पे मोड़ आ जाता है और वो मोड़ में अगर आपकी गाड़ी अगर आपके नियंत्रण में नहीं है, अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड में है और आपको सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई और अचानक आपको ब्रेक मारनी पड़ी या अचानक आपको गाड़ी रोकनी पड़ी, तो अगर आप वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते होंगे तो आप उसको नहीं रोक पाओगे और ऐसी स्थिति में आप या तो फिर पहाड़ से जाके टकराओगे या तो नीचे खाई में गिर जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कम स्पीड में चले, एवरेज 30-40 की स्पीड से जाओगे तो आप शांति से पहुंच जाओगे। आपके मंजिल पे अगर आप आधा घंटा लेट भी पहुंचे, 1 घंटा लेट भी पहुंचे, तो वहां जाके तो बाकी के पूरा दिन आपको नज़ारे में फोटोग्राफी करते हुए ही बिताना है, वहां दूसरा कुछ करना नहीं है। तो भले ना आधा घंटा थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन आप खुद ड्राइवर को रास्ते में बार बार 3-4 बार अगर आप बोल दोगे कि भाई आप आराम से गाड़ी चलाइए, आप किसी भी प्रकार से ओवर स्पीडिंग ना कीजिए और शांति से जाइए, तो वो आप सुरक्षितता से आपको वो पहुंचा देगा। जान है तो जहान है। आधा 1 घंटा लेट भी हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शांति से जाइए। देखिए, बातों बातों में हमारा आधा सफ़र कब तय हो गया उसका पता ही नहीं चला। बस इसी तरह से आप वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए और बातें करते रहिए। आपकी मंजिल कब आप आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बाकी के आधे सफ़र में आपको मैं बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। हमने अब तक तो ये वीडियो जो है वो धारचूला से नाभी डांग के रास्ते के बारे में ही था, तो इसके लिए मैंने रास्ते का जितना हो सके उतना ज्ञान आपको दे दिया। अभी हम बात करते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी के 5 घर है। उसमें जो प्रथम जो मुख्य घर है वो तिबेट में माउंट कैलाश है, जो मानसरोवर के पास आया हुआ है। माउंट कैलाश जो शिवजी का मुख्य घर है, तो वो मेन एक घर है। दूसरा है आदि कैलाश, जहाँ हम अभी जाने वाले हैं, हम जा रहे हैं, जिसका रास्ता हम देख रहे हैं। तो दूसरा घर है आदि कैलाश। तीसरा घर है किन्नौर कैलाश, जो मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है। तीसरा है, चौथा है श्रीखंड महादेव और 5वां है मणि महेश कैलाश। तो ये ऐसे जो 5 पर्वतों की चोटियाँ हैं जिसमें महादेव का वास है, महादेव का परिवार रहता है, तो ये उसमें से एक है आदि कैलाश। और आप कुदरत का करिश्मा कहो या अजूबा कहो, माउंट कैलाश जो है, जो तिबेट में आया हुआ है, जो शिवजी का जो मुख्य घर है, उनकी जो प्रतिकृति है वो आदि कैलाश है। मतलब आदि कैलाश का पर्वत और माउंट कैलाश का पर्वत बाजू बाजू में रखा जाए और देखा जाए तो आपको दोनों एक समान लगेंगे, दोनों एक सरीखे लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आप माउंट कैलाश में ही दर्शन कर रहे हो।
तो ये आदि कैलाश जो है वो हमारे भारतवर्ष में आया हुआ है, जिसमें हमें परमिशन तो लेनी पड़ती है धारचूला वहाँ गवर्नमेंट के पास से एंट्री करवाना होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, और दूसरी जो भी कुछ विधि है, पेपर वर्क है, वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करके परमिशन लेके आपको आना पड़ता है ये विस्तार में। लेकिन आपको कोई वीज़ा नहीं लगता है। जबकि आपको अगर माउंट कैलाश और मानसरोवर जाना है तो आपके लिए आपको चाइना का वीज़ा लगता है, जो 2025 में अभी उन्होंने अलाउ किया है। 5 साल से तो बंद था, उन्होंने 5 साल से किसी को वहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी वो लोगों ने ये साल अलाउड किया है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ही ग्रुप जा सकते हैं, कोई इंडिविजुअल मेरे ख्याल से नहीं जा पा सकता होगा, ऐसा मेरा मानना है। गवर्नमेंट के भी जो ग्रुप जाते हैं उसमें भी लॉटरी सिस्टम जैसा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो कि आपको माउंट कैलाश और माउंट कैलाश और मानसरोवर के दर्शन के लिए जाना है। उनकी लॉटरी लगती है, लॉटरी निकलती है, उसमें अगर आपका नंबर आ गया तो ही आपको जाने को मिलेगा। अगर आपने पति पत्नी 2 जन ने या तो 2 मित्र ने अगर एप्लीकेशन की है और एक का नंबर आया तो खाली सिर्फ एक ही जन जा सकेगा, दूसरा जन नहीं जा पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति है, जिनके भाग्य में लिखा होगा, जिनका नंबर निकलेगा उनको ही जाने को मिलेगा। तो माउंट कैलाश का सपना अभी भी काफ़ी दूर लग रहा है हमें। हम इंडिविजुअल तौर पर हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो हमारे भारत और चीन के पॉलिटिकल संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं और उसमें चाइना कैसे हमें अलाउ करता है जाने के लिए, तब जाके होगा। लेकिन हम जो बाकी के 4 महादेव जी के घर है यहाँ जो भारतवर्ष में है, वहाँ तो हम जब भी हमें अनुकूलता हो, सुविधा हो, महादेव जी की कृपा हो, तभी हम जा ही सकते हैं। तो उसमें से ये एक आदि कैलाश है। आप जब भी आदि कैलाश के गोद में उनके सामने, महादेव जी के सामने, भोलेनाथ बाबा के सामने जब भी आप खड़े होंगे ना, तभी आपको लगेगा कि आपका कोई वजूद ही नहीं है। इतना विशाल और इतना लुभावना दृश्य होता है वो, और आप गद हो जाते हो उनके दर्शन करते करते। मैं आपको सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप ये आपका यात्रा का प्रारंभ करें धारचूला से या अपने घर से, जहाँ से भी आप आपका ये यात्रा का प्रारंभ करें, तो सूर्य नारायण देव की पूजा जरूर से कीजिए। सूर्य नारायण देव को 2 हाथ जोड़ के विनती करनी है कि हे सूर्य देव, हम जब भी हम आदि कैलाश पर्वत के सामने खड़े हो, तभी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें और आप अपनी पूर्ण कला से वहाँ सूर्य प्रकाश फैलाइए, ताकि वहाँ के जो बादल है वो हट जाए और आपको एकदम अच्छे से दर्शन हो पाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा करके अगर आप किस मौसम में आप आते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप गर्मियों में आते हो तो बादलों की होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन जब भी अगर आप तो एक तो कम समय लेके आए होते हो, और उसमें अगर समझो आप जब भी वहाँ दर्शन करने गए और आपको मौसम अच्छा नहीं मिला, तो कभी कभी घंटों तक आपको बादलों के हटने का इंतज़ार करना पड़ता है, और या तो फिर कभी कभी दिनों भी लग जाते हैं, 2-3-4 दिन भी अगर लग जाते हैं, लेकिन लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य नारायण देव की कृपा आपको बहुत ही काम आएगी, उनकी कृपा की आपको बहुत ही आवश्यकता होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप सूर्यदेव की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को मनाइए कि हम जब भी जाए तभी हमें मौसम अच्छा मिले और बादल हट जाए और हमें आदि कैलाश और ओम पर्वत के एकदम अच्छे दर्शन हो और आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर।
साथ ही साथ में आपको माँ पार्वती का भी आशीर्वाद लेना है, उनको भी विनती करनी है, उनको भी प्रार्थना करनी है कि जब भी आप आदि कैलाश पर्वत के सामने खड़े हो तभी मौसम एकदम बिना बादल का हो और सूर्यदेव की कृपा हो और आप एकदम चोखे क्लियर कट आकाश से उनका दर्शन कर सको। ओम पर्वत के पास भी आपको अच्छा मौसम मिले और आप एकदम ओम पर्वत जो है उनका जो व्यू पॉइंट है वो ओम जो लिखा गया है उससे 5 किलोमीटर पहले है। तो इतनी दूर से अगर मौसम खराब रहा तो आपको ओम पर्वत की जो आकृति है वो दिखने वाली नहीं है। अगर बादल नहीं हटे तो आपको वो अच्छे से दर्शन नहीं होंगे। तो आपको माँ पार्वती का भी आशीर्वाद लेने हैं कि माँ पार्वती हमें आप जब भी हम यहाँ दर्शन के लिए आवे तो हमें एकदम कृपा करे हमारे ऊपर और हमें अच्छे दर्शन करवावे। तो ये था आदि कैलाश के बारे में। आदि कैलाश के नीचे बेस पे जैसे माउंट कैलाश के नीचे बेस पे मानसरोवर लेक आया हुआ है, उसी तरह से आदि कैलाश पर्वत के नीचे भी तलेटी में पार्वती कुंड आया हुआ है। वो आबेहूब मानसरोवर की प्रतिकृति ही है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने उसमें स्नान किया था और वो पार्वती कुंड के नाम से कहला गया। तो बहुत ही पवित्र कुंड है, बहुत ही डिवाइन दर्शन है वहाँ वो कुंड के। और कुंड के किनारे पे ही माँ पार्वती जी का मंदिर भी बहुत बनाया हुआ है, छोटा सा बहुत अच्छा मंदिर है। आप भक्ति भाव से दर्शन कीजिएगा और जब भी वहाँ आप खड़े होंगे तो आपको वहाँ वो जगह के वाइब्रेशन की अनुभूति होगी कि ये जगह में कुछ है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित करता है और बहुत ही डिवाइन दर्शन होते हैं वहाँ उनके मंदिर के प्रांगण में भी। अगर आप खड़े होते हो तो आदि कैलाश बराबर आपके सामने खड़ा होता है, एकदम विशाल, एकदम ऐसे लगता है जैसे कि मतलब आपका जो कद है वो एकदम चाहे कुछ ही नहीं है आपका कद उसके सामने और आपका कोई वजूद ही नहीं है। मतलब इतना विशाल आदि कैलाश आपके सामने खड़ा होता है और बहुत ही लुभावने और अच्छे दर्शन होते हैं आपको। तो वो आदि कैलाश का दर्शन करके आप दोपहर के बाद में शाम तक आप नाभी डांग वापस आ जाइए। नाभी डांग से आगे कुटी आता है 15 किलोमीटर के बाद में, और कुटी से 15 किलोमीटर के आगे 20 किलोमीटर आगे दूसरा आदि कैलाश का बेस आता है। तो वहाँ घोड़े भी मिल जाते हैं, तो आप घोड़े पे बैठ के भी पार्वती कुंड तक जा सकते हो। ये वो 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता है, चल के भी जा सकते हो अगर आपके पास शारीरिक शक्ति है। और ये बीच बीच में नाभी डांग से बाद में 2 या 3 बार पुलिस चेक पोस्ट भी आता है, आर्मी चेक पोस्ट आता है। वो आपके पेपर देखते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने धारचूला में ऑफिस में जो गवर्नमेंट की ऑफिस है वहाँ उसमें कर किया होता है। तो ये देखिए अभी ये जो रास्ता चालू हुआ है ना, ये बहुत ही कारपेट रोड है, जो मैं आपको बता रहा था कि एकदम दोनों बाजू रिफ्लेक्टर टेप लगा के बीआरओ ने ये बनाया है। काफ़ी ये मेरे ख्याल से अभी आदि कैलाश तक ये ऐसा ही रास्ता रहने वाला है। समझो 20 किलोमीटर तक नाभी डांग तक, और नाभी डांग से आगे थोड़ा सा कुछ बीच में कच्चा रास्ता छोड़ के आदि कैलाश तक ये पूरा रास्ता ऐसे ही होने वाला है। ये वीडियो जो है वो धारचूला से नाभी डांग तक का ही है, और मैं मेरे आने वाले दूसरे वीडियो मैं नाभी डांग से मैं आदि कैलाश का रास्ता भी आपको दिखाऊंगा। ये पूरा रास्ता ऐसा ही है जो अभी आपको दिख रहा है सामने। तो बहुत ही और प्राकृतिक नज़ारे जो इतने लुभावने हैं कि आप देखते ही दंग रह जाओगे। आप मनमोहक नज़ारे होते हैं, पूरे बड़े बड़े पहाड़। और वो वहाँ एक बार आप नाभी डांग से आगे गए तो नाभी डांग से आगे बाद में आपको सारी पर्वतों की चोटियों के ऊपर बर्फ़ मिलता है, बर्फ़ दिखता है, और वो इतना सुहावना लगता है कि जिसका कोई बात नहीं है।
और तो हम बात कर रहे थे नाभी डांग से आदि कैलाश के बीच में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की चेक पोस्ट आती है 2 या 3, और उनमें आपके पेपर चेक किए जाते हैं, आपको परमिशन दी गई है कि नहीं, और फिर वो आपको आगे जाने दिया जाता है। तो अपने पेपर्स अपने पास रखिएगा, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है वो अपने साथ में बिना भूले रखना है। और आप आदि कैलाश का दर्शन करके जब वापस शाम तक वापस आप नाभी डांग आ जाओगे, नाभी डांग में शांति से रात को सो जाइए खाना पीना खा के। दूसरे दिन सुबह आप अर्ली इन द मॉर्निंग ओम पर्वत की यात्रा की तरफ चले जाएंगे। ओम पर्वत जो है वो ऐसा माना जाता है, देखो मानो तो सब कुछ है, न मानो तो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आए हो मतलब आप आध्यात्मिक बातों में विश्वास रखते हो और भगवान में आस्था रखते हो, तब आप यहाँ आए हो। और ऐसा माना जाता है कि वो जो ओम आकृति है वो सारे वहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बनाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि वो शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से ओम लिखा हुआ है। वो इतना बड़ा क्षेत्रफल में वो ओम त्रिशूल लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली मानव प्रजाति उसको बना ही नहीं सकती है इतना बड़ा ओम की आकृति। तो हमें ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं हम कि ये कुछ न कुछ तो चमत्कार है जिसने ये ओम बनाया है प्रकृति। तो बहुत ही डिवाइन दर्शन होते हैं वो ओम के भी वहाँ। और वहाँ भी व्यूइंग पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ भी छोटे छोटे ढाबे हैं जिसमें आपको खाना पीना वगैरह मिल जाएगा। तो आप खाना खा के वहाँ से दर्शन करके खाना खा के वापस आप सीधा धारचूला तक अपना सफ़र तय करके वापस आ सकते हो। और सवाल है ये नाभी डांग के होम स्टे के बुकिंग का। तो ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत ही रेयर पकड़ता है। कभी कभी पकड़ता है, कभी कभी मोटा भाग में कभी पकड़ता ही नहीं है। तो आप नेटवर्क से संपर्क में होते ही नहीं हो, तो उसकी वजह से आप कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह ये वो वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, पूरे नाभी डांग गाँव में वहाँ का जो सरपंच है, वो सरपंच के घर में ही खाली वाईफाई लगाया हुआ है। उसने कैसे भी करके मैनेज करके वाईफाई लगाया है। तो पूरा गांव और जो भी टूरिस्ट आते हैं, जिनको जिनको इंटरनेट चलाना होता है, जिनको जिनको वो इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो सब लोग वो उसके घर के आजू बाजू जमा हो जाते हैं और वहाँ खड़े रह के मोबाइल से वाईफाई उनका पकड़ के जो बिना पासवर्ड वहाँ आदमी बैठा रहता है उसको पूछ लेना होता है, तो वो पासवर्ड डाल के लोग अपना काम कर लेते हैं। तो नाभी डांग में जो भी जितने भी होम स्टे है उनके टेलीफोन नंबर नहीं है, क्योंकि वहाँ फ़ोन लगता ही नहीं है। तो आप बिना बुकिंग करवाए भी जा सकते हैं वहाँ, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो आपका हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रहने के लिए जगह मिलेगी ही नहीं। आप बेहतर यही है कि आप वहाँ जावे, आप जहाँ जो रूम में रुकने वाले हैं वो रूम देख के फिर भाव नक्की करके आप उसी में रहिए, तो वो अच्छा रहेगा। एडवांस बुकिंग करने के बाद में पता चला कि वहाँ जाके कि आपने जैसा सोचा था वैसा ना निकला, तो आप दुखी होंगे। उससे अच्छा वहाँ जाके देख के ही आप कीजिए। वैसे यहाँ ये जो पूरे जोन में जाने का कुछ कोटा फिक्स होता है गवर्नमेंट का, तो ज़्यादा लोगों को वो धारचूला से छोड़ते ही नहीं है। तो वो चेक पोस्ट के पास से आगे कोई ज़्यादा आता ही नहीं है। एक चेक पोस्ट मेरे ख्याल से नाभी डांग के पहले भी है जो बीच में आया था, उसको अगर परमिशन आपके पास नहीं है तो आपको आगे छोड़ेगा ही नहीं। तो ओवर क्राउडेड होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। जितना होम स्टे है उतने ही लोग मेरे ख्याल से जा सकते होंगे, तो कोई चिंता की बात है नहीं। आप बिना चिंता किए, बिना बुकिंग किए भी आप पहुंच जाइए। जहां रास्ता मिला आपको, जहां जगह मिली वहां सो जाइए और एंजॉय कीजिए पूरे एरिया को। ठंडी के बारे में बात करें तो आप धारचूला 1000 मीटर पे हाइट पे आया हुआ है समुद्र तल से, यानी कि 3000 फुट ऊपर है।
तो आप जब भी समझो दिल्ली की तरफ से आते हो, दिल्ली से समझो आप काठगोडाउन आए, काठगोडाउन से आप पिथौरागढ़ आए, पिथौरागढ़ से आप धारचूला आए, आपने धीमे धीमे हाइट हासिल की, आपने धीमे धीमे हाइट गेन किया और अपने शरीर को यूज टू किया ठंडी से। धारचूला के से आप जब भी चालू करोगे 1000 मीटर हाइट से नाभिडांग तक जाने के लिए, नाभिडांग मेरे ख्याल से 12,000 फीट अबोव द सी लेवल है, मतलब 4,000 मीटर ऊपर है समुद्र लेवल से। तो ये 1000 से लेके 4000 तक का मीटर का जो हाइट का सफ़र है, आप धीमे धीमे 3-4 घंटों में आप गेन कर रहे हो और आप अपने शरीर को यूज टू कर रहे हो ठंडी से। तो वहाँ जब भी आप पहुँचोगे तो आपको आपका शरीर जो है वो ठंडी से यूज टू हो गया होगा, तो आपको इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगने वाली है। आप एक इनर साथ में रख दीजिए, अंदर से जो प्योर वूल का जो होता है, ऊन का होता है, वो आप इनर पहन लीजिए और ऊपर एक जैकेट पहन लीजिए, कान टोपी पहन लीजिए और ग्लव्स अगर चाहिए तो पहन सकते हो। बाकी ज़्यादा ठंडी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार धारचूला में अगर आपने 2 दिन बिताए हैं, आप थोड़ा बहुत एक्लिमेटाइज हो गए हो। ये यहाँ भी आप नाभिडांग में भी एक रात रुक रहे हो, तो रात को आप एक्लिमेटाइज हो जा रहे हो, तो आपको वहाँ आदि कैलाश जब भी पहुँचोगे तो वहाँ इतनी ठंडी नहीं लगने वाली है। अगर आप आदि कैलाश बेस से अगर आप पार्वती कुंड अगर चल के जा रहे हो तो उसमें तो आपको उल्टे की आपका बॉडी वार्म अप होगा, तो आपको गर्मी लगने वाली है, तो आप ऊपर का जो जैकेट पहना होगा वो तो निकाल दोगे आप। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, ये ऐसा जो कॉर्नर के ऊपर जब भी कोई जो ड्राइवर होते हैं वो ना, वो इतने अंधाधुंध आ जाते हैं और ऐसे में अगर हम सतर्क नहीं रहे तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, या तो हम नीचे खाई में गिर जाएंगे। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाला जो है स्पॉट होता है। ये ऐसे बीच बीच में काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट है जहां हमें, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो सामने वाले के ऊपर अगर हम भरोसा करके चलेंगे तो उसमें हमारी जान का जोखिम हो सकता है, तो ध्यान रखना होगा। वापस हम बात करें ठंडी के लिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी कपड़े ले रहे हो, वो आपका जो भी बैग है या आपका जो भी थैला है या बैकपैक है, तो पहले बैकपैक के अंदर एक बड़ी जाड़ी वाली थैली जो है, जाड़ा माइक्रोन की प्लास्टिक की थैली अंदर डाल दीजिए और वो थैली के अंदर कपड़े रखिए और उसका मुंह जो है वो रबर से बंद कर दीजिए, ताकि अगर ये पूरा जोन जो है उसमें मौसम का कोई भरोसा होता नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है और कभी भी मौसम बदल जाता है। हम अभी अपने को खुला मिलता है, अभी अपने को लगता है कि आज तो कोई बारिश आएगी ही नहीं, और पता नहीं 1-2 घंटे में कहाँ से बादल आ जाते हैं और बारिश चालू हो जाती है। तो वैसे में अगर आपके गर्म कपड़े अगर गीले हो गए तो वो सुखाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो गर्म कपड़े का जो स्टॉक का जो बैग है, उसमें पहले आप प्लास्टिक की थैली डाल दीजिए और उसके अंदर आपके जो कपड़े हैं वो डाल दीजिए, और फिर बाद में उसका मुंह जो है वो रबर से बंद कर दीजिए, तो अंदर पानी नहीं जाएगा और आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे। जब भी आपको आप टेंट के अंदर है या होम स्टे के अंदर है, रूम के अंदर है, तो आपको सूखे कपड़े, गर्म कपड़े मिलेंगे जो आप पहन सकोगे। अदरवाइज़ कपड़े एक बार गीले हो गए तो वो बहुत ही मुश्किल वाले हालात हो जाएंगे आपके। और वहाँ कोई ज़्यादा शॉपिंग जैसी कोई दुकान वगैरह भी नहीं है कि जहाँ से आपको दूसरे कपड़े भी मिल जावे और आप शॉपिंग करके नया कुछ जैकेट ले लिया या स्वेटर ले लिया, ऐसा कुछ भी ये पूरे इलाके में कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बात का ध्यान रखें। और देखिए, जैसे जैसे हमने हाइट गेन कर दी, वैसे वैसे हम बादलों के बीच में से सफ़र कर रहे हैं। बादल अभी आ गए हैं, पूरा फॉग आ गया है। और ये देखो, ये चेक पोस्ट है, यहाँ भी चेक पोस्ट पे हमने पेपर दिखाए, हमारी परमिशन दिखाई और फिर हमें आगे जाने दिया गया। तो ऐसे ऐसे नाभिडांग के पहले भी ऐसे ये चेक पोस्ट आते हैं, 1 या 2,
जिसमें वो लोग हमारे परमिशन चेक करते हैं, पेपर चेक करते हैं और रिकॉर्ड में ले लेते हैं कि भाई ये जो फलाना जो है बंदा वो यहाँ से आ गया है, उनका इन्हें अटेंडेंस ले लेते होंगे ताकि उनको रिकॉर्ड रहे कि भाई कितने लोग ऊपर गए हैं, तो ओवर क्राउडेड होने की संभावना 0 हो जाती है। और तो आप नाभी डांग से जब भी ओम पर्वत की ओर तरफ जब भी जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो तभी भी आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगने वाली है। तो लाइट कपड़े ही पहनिए, क्योंकि वहाँ भी पार्किंग है, नाभी डांग का पार्किंग है, उसमें से आधा किलोमीटर ऊपर आपको चल के जाना होता है। तो व्यूइंग पॉइंट तक, तो उसमें आपका शरीर को जो एक्सरसाइज होती है उसकी वजह से शरीर वार्म अप हो जाता है और आपको ठंडी नहीं लगती है। तो ये ठंडी के कपड़े भी आप ज़्यादा ना कैरी कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका एक्लिमेटाइज अगर आप हो गए हो तो यूज टू हो जाएगा बॉडी और आपको कोई चिंता नहीं लगेगी। मित्रों, आप यहाँ तक मेरे साथ में वीडियो में बने रहे हो तो ये मैं समझ सकता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की बहुत ही जल्दी प्रवास करने वाले हो, यात्रा करने वाले हो। तो मैं ठाकुर जी से, मैं भोले बाबा से, माँ पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो, आप सबको सामर्थ्य दे भोले बाबा के, आप जल्द से जल्द उनके दर्शन के लिए यहाँ आ सको। आप चाहे कुछ भी प्लानिंग कर लो, आप उनकी इच्छा के बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता है। बस उनसे प्रार्थना ही करनी है। उनसे प्रार्थना करोगे तो बाकी का जो अरेंजमेंट तो वो खुद ही करवा देंगे आपके। आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे, उनकी इच्छा के बगैर कुछ होता ही नहीं है। और वो जिन्हें चाहे वो उनको दर्शन के लिए कैसे भी करके बुला लेते हैं। तो आप बस सिर्फ उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे विनती कीजिए, उनको सच्चे दिल से याद कीजिए और उनसे कहिए कि आपको जल्दी से जल्दी दर्शन के लिए बुलावे। और ये सारे नज़ारे जो है वो आप आँखों में भर लीजिए। ये जो ऐसा कहा जाता है ना कि सपने वही साकार होते हैं जो देखे गए होते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो वो सपने साकार कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सपने देखना फ्री है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। तो हर रोज़ सपने देखिए, हर रोज़ ये नज़ारे के बारे में सोचिए, हर रोज़ आदि कैलाश के स्वरूप के बारे में सोचिए, माँ पार्वती कुंड के बारे में सोचिए, ओम पर्वत के बारे में सोचिए। हर रोज़ वो दृश्य जो है वो आपके मन में ताजस्य कीजिए, उसको याद कीजिए। तो आप जितना उनके बारे में सोचोगे उतना ही जल्दी से आपका योग बन जाएगा और आपको यहाँ आके दर्शन अच्छे से होने वाले हैं। तो ये था यहाँ तक का सफ़र। मित्रों, आप यहाँ तक मेरे साथ में बने हो तो मैं आपको विनती करता हूँ कि ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को साथ में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इसके बहुत हेल्प मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए और मैं जल्दी से आपको वापस आता हूँ। ये नाभी डांग से पहले बुधी करके एक गांव आता है बीच में, जिसमें हमारे जो टूरिस्ट है, गाइड है, जो उन्होंने हमारे भोजन की व्यवस्था की थी दोपहर के खाने की। और वो जो एक छोटा सा ढाबा जैसा है, होटल जैसा है, जिसमें एक परिवार जो है वो भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। और बेसिक रोटी, दही, चावल, सब्जी और राइस और वगैरह, पापड़ वगैरह, और ऐसे मेन्यू रहता है। एकदम सादा खाना होता है लेकिन पेट भर जाता है आपका। तो ये जो बुधी गाँव आया है, इसमें ही ये रेस्टोरेंट आया हुआ है। और एकदम आजू बाजू के नज़ारे बहुत ही लुभावने हैं। और वो नज़ारे देखते देखते आप ओपन में बाहर, अगर बारिश नहीं है तो टेबल लगा के आप बैठो और खाना खाओ और
फिर आगे थोड़ा सा ही दूर अभी नाभी डांग रह गया है, तो नाभी डांग आप पहुंच जाओ। नाभी डांग में हमारा जो स्टे हमने किया है वो वहाँ की जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है, वहाँ का जो सबसे बेस्ट होम स्टे जो बनाया है उसमें हमने बुकिंग करवाया था। उसने 2 रूम के हम एक रूम का 2 जन के लिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के साथ में मेरे ख्याल से 8,000 रुपया लिया था पर डे के लिए। थोड़ा सा महंगा था लेकिन सुख सुविधा थी उसमें, इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया था। और आप अपनी बजट के अनुसार वहाँ सस्ते में भी रूम मिल जाते हैं, तो आप वहाँ रह सकते हो और खा पी के आगे दूसरे दिन आदि कैलाश के दर्शन के लिए जा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बस मित्रों, अभी कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं हमारे गंतव्य स्थान नाभी डांग विलेज के लिए, और बस ये आखिरी पल है जो नाभी डांग तक हमें लेके जा रहा है। और जल्द से मिलेंगे अगले वीडियो में। नाभी डांग से आदि कैलाश का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे विस्तार से ये रास्ता दिखाया था वैसे वो भी रास्ता मैं विस्तार से दिखाने वाला हूँ। ये हम जो नाभी डांग में एक होम स्टे है जो बहुत ही एडवांस फैसिलिटी के साथ में वहाँ के किसी लोकल ने बनाया है। वहाँ पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, बस अभी आपके सामने ही वो रिसोर्ट आ जाएगा। रात को जब भी वो LED लाइट से चमकता है तो जैसे लगता है कि एकदम अलग ही दुनिया में आ गए हम। और देखिए, अगर आपके पास बजट है तो यही रिसोर्ट में रुकना चाहिए, यही होम स्टे में रुकना चाहिए। सॉरी, रिसोर्ट नहीं है। और बजट नहीं है तो आप दूसरा पर्याय भी देख सकते हैं। और ये नाभी डांग, ये देखिए सामने ही है आपका वुडन एकदम वी शेप में बना के उन्होंने बहुत ही एडवांस लेवल का बनाया है ये होम स्टे। तो एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आपका आशीर्वाद बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।